कॉफी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं विटामिन। विटामिन से बहुत सारे विटामिन हमेशा ही हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं और हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। हमारे शरीर के लिए विटामिन का कार्य क्या है, विटामिन हमारे शरीर में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। ये केवल और केवल विटामिन जो है केवल और केवल ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये किसी भी प्रकार की उपापचय क्रियाओं में भाग नहीं लेते, केवल और केवल हमें ऊर्जा अर्थात एनर्जी देने का काम करते हैं। तो ये हमने आपको बताया विटामिन। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो विटामिन शब्द है, विटामिन शब्द कहां से बना हुआ है। विटामिन का जो नामकरण है, आप सभी को मालूम है कि विटामिन का नामकरण 1911 में फंक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नामकरण किया था। लेकिन आज आपको बहुत सारी चीजें हम आपको क्लियर कराएंगे, बहुत सारी चीजें। तो बस अब बताते हैं हम क्या, अब आपको बताते हैं विटामिन। हमने आपसे कहा कि जो विटामिन है यह जंतु शरीर में उपापचय की तरह कार्य करते हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं देते। ये केवल और केवल रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। इसे हम ग्रोथ फैक्टर मतलब वृद्धि तत्व भी कहा जाता है। तो विटामिन हमारी हेडिंग पड़ेगी यहाँ पे, आप विटामिन हेडिंग पड़ेगी विटामिन। विटामिन आप यदि सब नोट्स बनाते हैं, यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। आप हमारी बात मानिए, यदि आप स्टडी कर रहे हैं और स्टडी यदि आप कर रहे हैं, तो यदि आप मान लीजिए आप इनको लिखेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपको स्थायी रूप से ज्ञान प्राप्त होगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना ज्यादा आप लिखोगे आपको उतनी चीजें स्पष्ट होंगी, उतनी आपको ये आएंगी। हो सकता है कि अभी आपको समझ में कम आता हो, लेकिन कुछ समय के बाद आपको क्लास में बहुत अच्छी क्या है, एक क्लास दूसरे क्लास से कनेक्टेड रहती है। याद रखिएगा, स्कूल लाइफ में भी यही काम था और आज भी हमारा यही काम है। विटामिन, विटामिन के लिए देखते हैं हमने आपसे क्या कहा है कि यह ऊर्जा नहीं देता। याद रखिएगा, ऊर्जा ऊर्जा नहीं देता। ये केवल जंतुओं में उपापचयी उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। बस उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है, बस ये है। विटामिन ऊर्जा नहीं देता लेकिन उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है, की तरह कार्य करता है। इसे हम वृद्धि तत्व भी कहते हैं, इसे हम ग्रोथ ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। ग्रोथ फैक्टर, वृद्धि तत्व, वृद्धि तत्व भी कहते हैं, वृद्धि तत्व भी कहते हैं। इसी को हम कह देते हैं ग्रोथ फैक्टर। तो इतना आपको समझ में आया होगा विटामिन। अब आगे देखिएगा कि हमने आपको पहले ही बताया कि 1912 में एक फंक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नामकरण दिया था। और लेकिन विटामिन सिद्धांत 1912 में हॉप माने जो फंक है और हॉपकिंस है, उन दोनों के द्वारा दिया गया था। चलिए, लेकिन 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 ये बताइए कि सबसे पहले विटामिन अस्तित्व में कब आया था। तो सबसे पहले अस्तित्व में विटामिन आया था 1881 में, फिर आएगा 1897 में, 1897 में, फिर आएगा 1911 में, फिर आएगा 1912 में। लेकिन हमने आपको यहां से बताई ये चीजें कि ये फंक एक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन ये जो सिद्धांत दिया था, ये जो सिद्धांत दिया था, ये दो वैज्ञानिकों ने दिया था। एक का नाम था फंक और दूसरे का नाम था हॉपकिंस।
बस ये देखिएगा, हमने आपको पहले ही बताया विटामिन। अब ये जो इस जो एन एन आई ल्यूनिन है, एन आई ल्यूनिन ने मतलब विटामिन को सबसे पहले देखा, या यूं कह सकते हैं हम कि सबसे पहले बताया था। एन आई ल्यूमिन ये, और इस्कमैन इस्कमैन ने क्या बताया था कि जो पॉलिश वाले चावल रहते हैं उनमें बेरी वेरी मतलब जो ज्यादा पॉलिश वाले रहते हैं उनमें उनसे हमें बेरी वेरी नामक रोग होता है। इसको मैंने बताया था कि यदि चावल में यदि ज्यादा पॉलिश है, याद रखिएगा, यदि ज्यादा पॉलिश है तो बेरी वेरी नामक रोग होगा, वेरी वेरी नामक रोग होगा। तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। इतना हमने आपको बताया कि 1881 में एन आई ल्यूनेन ने केवल और केवल विटामिन के बारे में बताया था कि ये विटामिन है, लेकिन इस्कमैन ने बताया था कि यदि ज्यादा पॉलिश वाले चावल रहते हैं तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। 1911 में बताया था कि फंक ने विटामिन शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किया था, याद रखिएगा, इन्होंने शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लेकिन ये जो विटामिन सिद्धांत है ये फंक और हॉपकिंस द्वारा दिया गया था 1912 में। एक चीज और आपको बता दें कि ये जो सिद्धांत और नियम, ये दो चीजें आपको हमेशा परेशान करेंगी। कोई कहता है कि ये हमारा सिद्धांत है, कोई कहता है कि हमारा सिद्धांत है, ये हमारा नियम है। तो ये नियम और सिद्धांत में अंतर बता दें। समय समय में इनमें परिवर्तन होता है, समय समय में परिवर्तन होता है। समय समय में जिनमें परिवर्तन होता है उन्हें हम सिद्धांत कहते हैं, और जो कभी बदलता नहीं है, कभी बदलता नहीं है, उन्हें हम कहते हैं नियम। याद रखिएगा, कभी बदलता नहीं है, कभी भी बदलता नहीं है, उन्हें हम कहते हैं नियम। सिद्धांत कैसे कहते हैं? जो समय समय पर भैया परिवर्तन, स्टूडेंट हमारे बहुत सारे हैं तो व्यूअर्स आप लोग सब देखिए, सिद्धांत समय समय पर परिवर्तन हो जाता है, उसे हम सिद्धांत कहते हैं, और नियम कभी भी बदलता नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद में पहले नंबर तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको अच्छे से आप नोट्स बना लें। हम एक बार और इनको दोहरा रहे हैं क्योंकि ये विटामिन इतना महत्वपूर्ण है, सभी चैप्टर महत्वपूर्ण है अपने अपने जगह पर, लेकिन इनसे एग्जामिनर अच्छे लेवल से क्वेश्चन बनाता है। तो अब देखिए, जो विटामिन शब्द है, माने विटामिन शब्द का प्रयोग तो फंक ने किया था, लेकिन ये ऊर्जा नहीं देता हमें, किसी भी प्रकार की ये ऊर्जा नहीं देता है, उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है। इसे हम वृद्धि तत्व भी कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि विटामिन के द्वारा ही होती है। तो हमने आपको ये बताया। सबसे पहले 1881 में एन आई ल्यूनेन ने दिया था, विटामिन के बारे में बताया था कि विटामिन है। 1897 में बताया था इस्कमैन ने कि यदि ज्यादा पॉलिश वाले चावल रहते हैं तो उनमें बेरी वेरी रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। फिर 1911 में फंक ने सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1911 में फंक द्वारा किया गया था। लेकिन 1912 में जो सिद्धांत दिया गया था ये फंक और हॉपकिंस द्वारा दिया गया था। और ये हमने आपको नॉर्मल बता दिया, सिद्धांत और नियम। सिद्धांत जो समय समय पर परिवर्तन होता है, और नियम जो कभी बदलता नहीं है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और फिर से हम अपनी बात दोहराएंगे, हमने अभी तक कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोला होगा, ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोला होगा जो आपके सिर दर्द का कारण बने। तो आप बस इतना लिख दीजिए कि हमारी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, यस सर भर लिख दीजिए। हम देख लेते हैं और उसके बाद में आपके लिए आगे बताते हैं। बस इतना भर लिख दीजिए, उसमें कमेंट्स बॉक्स में आप इतना भर लिख दीजिए, यस सर हमें आपकी क्लास, बस।
चलिए, सब क्लियर है? ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो या ऐसा लगे कि नहीं सर ये शब्द कहाँ से बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि जो विटामिन शब्द है, विटामिन जो शब्द है कि सबसे पहले आप सभी को मालूम है ए, डी, ई, के, बी और सी ये है मुख्य विटामिन है। अब चर्चा करते हैं कि कितनी हमारे विटामिन है। वन बाई वन देखते हैं। विटामिन हमारे घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार को आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेंगे आपको जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे मिलेंगे हमारे वसा में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो विटामिन है, ये विटामिन दो आपको प्रकार को देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेंगे आपको जल में घुलनशील, जल में घुलनशील कह सकते हैं हम, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन आपको दो प्रकार के मिलते हैं। एक तो रहते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे जो है वसा में घुलनशील होते हैं। अब बताते हैं आपको बी और सी जो है जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। लेकिन यदि हम वसा की बात करें तो ए, डी, ई और के, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं कीड़ा, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं कीड़ा। आप चाहे कीड़े से याद कर लो, चाहे ए, डी, ई और के, ये जो हमने आपको बताए ये है विटामिन जल में घुलनशील, मतलब घुलनशीलता के आधार पर विटामिन है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये इतना आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम आपसे बात करते हैं घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन है। घुलनशीलता विटामिन हमने आपको बताया कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन आपको दो प्रकार को मिलते हैं। एक जो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील हमने आपको बताया बी और सी, और वसा में घुलनशील हमने आपको बताया ए, डी, ई और के। ये लगभग लगभग आपको अभी देखने को मिलेंगे। B12 तक जाएंगे तो हम इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन जो बी है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जानते हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। विटामिन बी, यहाँ से सबसे पहले हम विटामिन बी के बारे में बताते हैं। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना, आप सभी अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना, और यह विटामिन बी के बारे में देखते हैं। तो आप विटामिन बी का सबसे पहले बताइए, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा। चलिए हम और आपसे बात करते हैं। तो ये देखिए लिपोइक अम्ल एक ऐसा भाग है जो जल में, लिपोइक अम्ल, लिपोइक अम्ल, लिपोइक अम्ल ऐसा भाग है जो विटामिन बी का ऐसा भाग है। कौन? लिपोइक अम्ल, जो जल में घुलता नहीं है। याद रखिएगा, जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता। चलिए ये कह सकते हैं हम जल में घुलता नहीं है, घुलता नहीं है। कौन सा विटामिन? भाग है लिपोइक अम्ल। बाकी ये जो जल में, ये देखिए हमने आपसे क्या कहा, जल में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन आपको बी और सी मिलेंगे, लेकिन लिपोइक अम्ल है जो जल में घुलता नहीं है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आंतों में पाया जाता है। देखिएगा विटामिन बी आंतों में पाया जाता है। खमीर जिसको हम कहते हैं ईस्ट, उसमें पाया जाता है। ये जो है संश्लेषण, मतलब आंतों में पाया जाता है। तो संश्लेषण की क्रिया, संश्लेषण, ये खमीर, खमीर का मतलब हम कह सकते हैं क्या, इसमें यकृत में उपस्थित होता है, यकृत में उपस्थित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी है हमारे शरीर में कहां पे आपको मिलेगा, तो आंतों में संश्लेषण के माध्यम से, खमीर मिलेगा, यकृत में उपस्थित होता है। तो ये हमने आपको अभी दो क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल मतलब इतना हमने आपको बताया है। थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ाते हैं। अब इसमें देखिएगा, चलिए पहले हम इतना करते हैं रफ, लेकिन 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 आप इतना रफ करिए, उसके पहले
हम इतना रफ करते हैं, लेकिन उसके पहले आप नोट्स ये बताइए, आप इतना लिख तो ले रहे हैं ना? यदि आप लिख ले रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इतना आपको लिखते हुए भी चलना है। यदि आप ना लिख पाओ तो इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, तो जिससे कि आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। एक बार में तो कभी नहीं होती, लेकिन हाँ आप, यस, बहुत बढ़िया। चलिए, सब क्लियर है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बताइए, ये जो एक चावल की छीलन से तैयार किया था, चावल को, माने ये चावल की छीलन से तैयार विटामिन है ये, और क्रिस्टल के रूप में ढाला जाता है, ये किसने कहा था? एक आणविक संरचना है, ये किसने कहा था? चलिए, अब हम आपको और आगे ले चलते हैं। आज की क्लास आप देखिए, आपको कितनी अच्छी और कितनी फायदेमंद रहेगी ये आप सभी जानते हैं। जो भी YouTube के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं उन सभी को मालूम है। ये फंक ने क्या बताया विटामिन के बारे में, जैक्सन जी ने क्या बताया है इस विटामिन के बारे में, और फिर विलियम जी ने क्या बताया है, विलियम जी ने क्या बताया है। तो ये तीन, फंक ने सबसे पहले बताया चावल की छीलन से तैयार वाला विटामिन है, चावल की छीलन तैयार विटामिन है। एक क्वेश्चन ये आपका क्लियर हुआ। फिर जैक्सन ने क्या बताया, क्रिस्टल के रूप में ढाला जा सकता है। क्रिस्टल मतलब शक्कर है या नमक, जो कहना चाहिए कि जब बारीक नहीं रहता उसके पहले की अवस्था, क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के रूप में ढाला जा सकता है, ढाला जा सकता है। और ये जो विलियम है ये आणविक संरचना है, आणविक आणविक संरचना है, ये बताई थी किसने? आणविक संरचना है, ये विलियम ने बताई थी। तो इतना आपको क्लियर हुआ। फंक ने क्या बताया, चावल की छीलन से तैयार विटामिन है, और जैक्सन भाई साहब ने बताया कि क्रिस्टल में ढाला जा सकता है, और विलियम ने क्या बताया, आणविक संरचना। तो ये तो हमने आपको एक नॉर्मल सी जानकारी बता दी, ये तो हमने आपको नॉर्मल सी जानकारी बता दी। मेन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है वो यहाँ से आना है। सबसे पहले बताइए कि विटामिन जो B1 है उसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? उसकी कमी से कौन सा रोग होता है और उसकी पूर्ति के लिए स्रोत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले चलते हैं हम विटामिन बी, विटामिन B1। तो यहां से क्वेश्चन आप देखिए जो हमारे एग्जाम में काम आने वाले हैं। अभी तक तो हम आपका बेस बनाते हुए चल रहे थे, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें आपको बता रहे थे, लेकिन एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब ये बताओ, विटामिन ए का रासायनिक, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और स्रोत कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, इसकी कमी से रोग होता है वेरी वेरी, हमने आपको पहले ही बताया था, वेरी वेरी नामक रोग होता है। स्रोत क्या है भैया? स्रोत है यहाँ पर अनाज के छिलके, अनाज के छिलके। अब आप लोग तो क्वेश्चन पूछोगे नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं ये बेरी बेरी है क्या, ये बेरी बेरी है क्या? तो जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, हृदय पेशी के कार्य को बंद कर देती है, बेरी बेरी। बेरी बेरी का मतलब होता है जो तंत्रिका तंत्र है, हृदय पेशी कार्य करना बंद कर देती है, हम क्या कह सकते हैं? तंत्रिका तंत्र। एक तो तंत्रिका तंत्र, दूसरा हृदय पेशी, हृदय पेशी इनको क्या कर देती है? बंद कर देती है। इन्हीं को बंद करती है, तो बेरी बेरी हम कह देते कि बेरी बेरी नामक रोग हो गया।
जब तंत्रिका तंत्र को बंद कर देगी, हृदय पेशी को बंद कर देगी, तो हम कह सकते हैं कि बेरी नामक रोग होने की संभावना है। और स्रोत में आपको बताए दिए अनाज के छिलके। अब अनाज के छिलके से मतलब क्या है, जैसे कि इतना आप सभी को मालूम है, इतना आप सभी को मालूम है, तो आप देखिए जैसे मान लीजिए चना है, चना के ऊपर जो छिलके रहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि चना जो हम खाते हैं घर में, जो उपयोग करते हैं, उन चनों को डायरेक्ट मतलब छिलकों सहित उनको पिसवा लीजिए, छिलकों सहित उनको पिसवा लीजिए, है कि नहीं। आप सभी जान रहे हो, आप सभी हमारी बात को समझ पा रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। विटामिन B1 के बारे में हमने रासायनिक नाम देखा। आपके ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रासायनिक थाइमिन, रासायनिक नाम आपसे याद रखिएगा, रासायनिक नाम लिखा हुआ है तो थाइमिन लगाइए। इसकी कमी से होता बेरी नामक रोग, हमने आपको बता दिया। तंत्रिका तंत्र, हृदय पेशी बंद हो जाती है। स्रोत है अनाज के छिलके। इतना करते हैं हम रफ, और रफ करने के बाद में हम आपको बताते हैं क्या, विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेवोविन, याद रखिएगा राइबोफ्लेवोविन। इसकी कमी से होता है क्लोसिस नामक रोग। अब जब क्लोसिस नामक रोग होगा तो इसकी स्रोत मतलब इसकी कमी की पूर्ति के लिए आप अंडा खा सकते हो, आप पनीर खा सकते हो, आप दूध खा सकते हो, आप मांस खा सकते हो, दूध पी सकते हो आप। इसका उपनाम आएगा आपको जी, और ये रंग मतलब किस रंग का होता है तो आप बता पाओगे, गहरा पीला। खैर इतना डीप में नहीं जाना है हमें, तो केवल इतना याद रखना है कि ये जो विटामिन B2 है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B2 का स्रोत क्या है। बस इतने से हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रासायनिक नाम, रासायनिक नाम में सबसे पहले देखिए, रासायनिक नाम में सबसे पहले देखिए राइबोफ्लेवोविन, 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 ये रासायनिक नाम है। इसकी कमी से, किसकी, विटामिन B2 की कमी से होता है क्लोसिस नामक रोग, क्लोसिस नामक रोग होता है। क्लोसिस नामक रोग होगा, यदि क्लोसिस नामक रोग होगा तो कहीं ना कहीं क्लोसिस, ये कहते हैं कि जो होंठ वहां से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी स्रोत क्या क्या है, पनीर, फिर है अंडा, पनीर, अंडा, दूध, और आखिरी में आता है मांस। तो इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका उपनाम बताइए आप सभी। उपनाम, उपनाम, उपनाम है जी। इसका उपनाम क्या है, जी। और ये होता है गहरा, या यूं कह सकते हैं गहरा पीला। इसका रंग आएगा पीले रंग का होता है, लेकिन गहरा पीला, गहरा पीला। इतना आपको समझ में आया होगा। हम एक बार और बता दे रहे, विटामिन B2 का उपनाम होता है जी, या गहरे पीले रंग का होता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन, याद रखिएगा राइबोफ्लेविन इसका क्या रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होता है क्या, क्लोसिस नामक रोग, जिसमें इसमें आप लिख लीजिए क्लोसिस नामक रोग। क्लोसिस नामक रोग में रक्त बहता है, रक्त बहता है। बस स्रोत में आ जाएगा पनीर, अंडा, दूध और मांस। ये जो हमने आपको बताया, ये हमने आपको अभी तक बताया है विटामिन B2 का। अब चलते हैं हम विटामिन B3 में चार चीजें, या यूं कह सकते हैं विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोनिक अम्ल। इसकी कमी से मंदबुद्धि, बाल सफेद होते हैं, बाझपन आता है और चर्म रोग होते हैं। याद रखिएगा, मंदबुद्धि, बाल सफेद होते हैं, बाझपन और चर्म रोग होता है। मूंगफली, तो इसका जो स्रोत है वो मूंगफली हो जाएगा। इतना करते हैं रफ, और रफ करने के बाद में आपको बताते हैं। ये हमारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। रासायनिक नाम आजकल ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इतना आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आया होगा। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। विटामिन B3 की बात करते हैं। इसका नाम, इसका जो
रासायनिक नाम है पेंटोनिक अम्ल या पेंटोनिक एसिड, पेंटोनिक अम्ल। इसकी कमी से भैया पेंटोनिक जब कमी होगी, पेंटोनिक अम्ल जब कमी होगी तो ये बच्चा जो है मंद बुद्धि होगा, बच्चा जो है मंद बुद्धि होगा। बाल जो है बाल सफेद होंगे, बाल सफेद होंगे, मंद बुद्धि होगा और बांझपन आ जाएगा। बांझपन महिलाओं में आपको देखने को मिलेगा, अधिकतर बांझपन महिलाओं में रहता है। पुरुषों में नपुंसकता नामक रोग होता है, जिसमें जो संतान उत्पन्न करने में अयोग्य होते हैं या संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। अब है चर्म रोग, चर्म रोग। तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए, हमने आपको बता दिया विटामिन B3 के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पेंटोनिक अम्ल, रासायनिक नाम है, इसकी कमी से होता है भैया मंद बुद्धि, फिर सफेद बाल होंगे, फिर बांझपन होगा और फिर चर्म रोग होगा। इतना आपको समझ में आएगा। इसका जो स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे अच्छा आप मूंगफली खा सकते हैं, मूंगफली। आप सभी स्टूडेंटों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप सभी मूंगफली फुलो के खाइए, चना आप फुलो के खाइए, सोयाबीन आप फुलो के खाइए। तो जो आप जल्दी थक जाते हैं या रनिंग करने में कहीं ना कहीं व्यक्ति असमर्थ होता है या एनर्जी से भरपूर नहीं है, तो आप इनका सेवन करेंगे तो आपको ये फायदा करेगा। अब चलते हैं हम विटामिन B5 पर। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा का मतलब होता है जो जीभ और त्वचा कहीं ना कहीं दिक्कत करती है और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने से या तो रोगी पागल होगा या फिर डायरिया नामक रोग होगा। इसका स्रोत मछली, दूध और मटर, मछली, दूध और मटर, ये जो हमने आपको बताए ये विटामिन B3 का बता रहे, लेकिन अभी जो हमने आपको बताया है विटामिन B5 का बताया है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है नियासिन, फिर इनकी कमी से होता पेलाग्रा। पेलाग्रा मतलब जो जीभ और त्वचा प्रभावित होती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, जिससे रोगी या तो पागलपन का शिकार होता है या फिर डायरिया नामक रोग होता है। और स्रोत है मछली, दूध और मटर। तो इन सब पर हम चर्चा करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आपको आज इतना पहली बार समझ में आ रहा होगा कि हमें किसी ने इतना अच्छे से बताया है। अभी तक के आपके क्वेश्चन यदि गलत होते होंगे, अब नहीं होंगे आपके गलत। बस एक बार भर इतना सामना कर लें कि हमारी जो बार बार पढ़ने की आपकी बिल्कुल दोबारा ना पढ़े, बस एक बार पढ़े, ऐसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो अब देखते हैं हम विटामिन B5। विटामिन B5 का हम रासायनिक नाम आपको यहाँ पर लिखाएंगे। अब बताते हैं हम कमी से कौन सा रोग होता है और इसके स्रोत बताते हैं कि इसकी स्रोत के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो रासायनिक नाम है नियासिन, क्या है? नियासिन, इसका क्या है रासायनिक नाम। इसकी कमी से जो है पेलाग्रा, पेलाग्रा नामक रोग होता है। पेलाग्रा, पेलाग्रा में मतलब पेलाग्रा में क्या होता है? त्वचा या जीभ और त्वचा में से क्या ब्लड निकलता है, प्रभावित करता है। अब अगर मान लीजिए पेलाग्रा से तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो गई, आपकी तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो गई, तो उससे संबंधित आपको या तो पागलपन का शिकार हो जाओगे, पागलपन का शिकार हो जाओगे, या फिर डायरिया नामक रोग हो जाएगा। डायरिया नामक रोग, या तो डायरिया नामक रोग हो जाएगा या फिर आप पागलपन का शिकार हो जाओगे। अब स्रोत की बात करें, हम आपको पहले ही बता चुके कि इन सब स्रोत के लिए आपको मूंगफली का उपयोग करना चाहिए। मूंगफली भी आ जाएगी, लेकिन चना, सॉरी, मछली, दूध और मटर में क्या है? मछली, मटर,
मछली, मटर और दूध, याद रखिएगा, मछली, मटर और दूध। तो इतना हमने आपको बताया, इतना आपको हमने बताया, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और आज हमारी क्लास ये मान के चलिए कि 12:02 पे स्टार्ट हो गई थी। आप सभी जब भी नेक्स्ट क्लास हमारी रहे तो 12 बजे ही हमें आना है। और आप सब ये बताइए कि इसमें देखिए आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। विटामिन विटामिन बी5 का नाम है, रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा जीव और त्वचा को प्रभावित करती है। तंत्रिका तंत्र यदि प्रभावित हो जाए तो पागलपन या डायरिया का शिकार हो जाता है रोगी। और स्रोत कौन कौन से? मछली, मटर और दूध। यदि ये हम आपकी क्लास, यदि आपकी ऑफलाइन क्लास ले रहे होते, ये आपकी क्लास यदि ऑफलाइन क्लास में ले रहे होते तो कम से कम विटामिन आपकी ऑफलाइन क्लास में 3 से 4 दिन चलता। 3 से 4 दिन चलाते हैं भैया हम, जब भी ऑफलाइन क्लास हमारी चलती है हम 3 से 4 दिन तक चलती है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम विटामिन B6। याद रखिएगा अभी हम B6 पे ही चल रहे हैं, इसीलिए तो हम इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। अभी हम केवल ये जो जल में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन थे बी और सी, इन पर ही हम लगातार बात करते आ रहे हैं, इन पर ही हम लगातार बात करते आ रहे हैं। किन पर? विटामिन बी। बी के बहुत सारे भाग हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये केवल और केवल हमारे कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। किसको? विटामिन बी को। B5 के स्थान पे हम देखते हैं B6। B6 यदि रासायनिक नाम आपसे कहें तो पायरोडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, याद रखिएगा, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका कौन सा नाम होगा? रासायनिक नाम होगा। और इसकी कमी से पेशियों में ऐंठन और पथरी हो जाती है। पथरी, जिसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। किडनी स्टोन जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। चलिए क्या है हम आपको बताते हैं। पेशियों में ऐंठन, पेशियों में ऐंठन। तो हम आपसे बात कर रहे थे इस पथरी की, तो हमने पथरी के बारे में आपको बताया कि ये पथरी बनी होती है किसकी? कैल्शियम ऑक्सीलेट की। पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की। और ये पायरिडॉक्सिन नामक रासायनिक नाम है। इसकी स्रोत देखते हैं हम, इसकी कमी से तो हमने आपको बता ही दिया कि पथरी नामक रोग होता है, पेशियों में ऐंठन आती है। और इसके जो स्रोत आपको देखने को मिलेंगे मुख्य रूप से मांस, फिर है मछली, फिर है अंडा और फिर है दूध। ये है, तो ये हमने आपको बताई। ये B6 का नाम आप देखिए, B6 के अंतर्गत आप पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होगा। इसकी कमी से पथरी, पेशियों में ऐंठन और स्रोत में आपको बता दिया मांस, मछली, अंडा और दूध। इस पथरी के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इस पथरी जो कैल्शियम ऑक्सीलेट रहती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है पथरी। सबसे अच्छा भैया अगर आपको पथरी है तो सबसे पहले जो पानी भर पिएंगे, अगर आप पानी भर पिएंगे तो आपको पथरी का दर्द कभी भी महसूस नहीं होगा। बस ये बहुत से लोगों को अपवाद है, ये बहुत से लोगों में भ्रम की स्थिति है कि पालक, टमाटर या बीज वाली चीजें खाने से पथरी बढ़ेगी। नहीं, पानी यदि आप ज्यादा मात्रा में पी रहे हो तो आपको फिर दर्द नहीं हो सकता। जो चीज अब मान लीजिए हमारे शरीर में यदि है, जब तक कि वो निकलेगी नहीं, चाहे वो ऑपरेशन के माध्यम से हो या फिर घुल के निकले, तब तक कि वो दिक्कत करती है। लेकिन यदि आप पानी पीते हो अच्छी मात्रा में तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। अब चलते हैं हम आगे, आगे देखते हैं। हम आपको बता चुके थे क्या? B7। तो B7 में आप देखिए, B7 का जो रासायनिक नाम है, B7 का जो रासायनिक नाम है बायोटीन है। बायोटीन है इसका रासायनिक नाम। इसकी जो कमी से जो रोग है, इसकी जो कमी से जो रोग है बालों का झड़ना, इसकी कमी से जो रोग है बालों का झड़ना,
बालों का झड़ना, इसकी कमी से जो रोग है क्या है भैया, बाल कहीं ना कहीं झड़ जाते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आंतों में, अच्छा इसके लिए आप देखिए, आप कहेंगे कि इसके लिए क्या सेवन कर सकते हैं। नॉर्मल आप देखिएगा कि दूध, अंडा, सोयाबीन, एक तो सोयाबीन और दूसरा आप मूंगफली भर लिख लीजिए। मूंगफली में बहुत सारे प्रोटीन रहते हैं, विटामिन रहते हैं। ये जो सोयाबीन है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। किसकी? प्रोटीन की। लगभग लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है किसमें? सोयाबीन में। यदि आप रनिंग के लिए जाते हैं या आप जिम जाते हैं या आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम में एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ये चीजें सप्लीमेंट लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब ये बताइए, हमारा क्वेश्चन आपसे है, हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि आंतों में या आंतों में बैक्टीरिया होता है तो B1, B6 और B7 आंतों में। चलिए इसको करते हैं हम रफ। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि B9 के बारे में बताइए। और B9 के बाद में बताते हैं हम B12। B9 के बारे में बताइए। तो B9 जो है इसको कहते हैं हम फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल, जिसको कहते हैं हम क्या? फोलिक अम्ल। अच्छा, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया को हम क्या कह सकते हैं? बौनापन, बौनापन नामक रोग होता है। या फिर अरक्तता, अरक्तता नामक रोग होता है। याद रखिएगा, ये जो B7 की आपसे बात की हमने, इसमें विटामिन B7 की बात की है। इसका रासायनिक नाम तो हो जाएगा फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड। लेकिन इसकी कमी से या तो एनीमिया होगा या बौनापन होगा या अरक्तता नामक रोग होगा। अच्छा, इसका स्रोत, आप स्रोत की बात करें तो एनीमिया अगर आपको नामक रोग होता है तो आप इसके लिए चना का सेवन कर सकते हैं। चना के बाद में आप डीएनए का संश्लेषण, रुधिराणु का निर्माण हो सकता है। आप इसके लिए सबसे अच्छा चना का उपयोग कर सकते हैं। अब चना के बाद में आपको बता दें कि डीएनए का संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण अर्थात सूर्य के, या यूं कह सकते हैं रुधिराणु और आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण। चलिए, ये है डीएनए। डीएनए पे बात करते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए पे बात कर, आरबीसी पे बात करते हैं राइबोज, सॉरी रेड ब्लड सेल्स। क्या है ये? रेड ब्लड सेल्स। इनका जो निर्माण है, इनका निर्माण हमारी बॉडी में होगा तब हमें विटामिन जो 7 है, B7 है, विटामिन B7 है, इसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं। जो एनीमिया जो रोग है, एनीमिया जो रोग है या अरक्तता जो रोग है, ये आरबीसी की कमी के कारण होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी के कारण होता है। लेकिन डीएनए का अगर संश्लेषण किया जाए तो आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का कार्यकाल होता है भैया 120 दिन। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का निर्माण होता है भैया, बच्चों में अगर बात की जाए तो अलग, और नॉर्मल बात की जाए तो वयस्कों में आपको अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण मिलेगा। लेकिन यदि बच्चों में आपसे कहा जाए तो यकृत, प्लीहा, स्प्लीन या मीसोडर्मा लगाइएगा। इसमें आरबीसी, आरबीसी का निर्माण हमने आपको बता ही दिया है, बच्चों में अलग होता है और वयस्कों में अलग होता है। वयस्कों में अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन यदि हम बच्चों में तो होता है किसमें? यकृत, स्प्लीन मतलब प्लीहा, ये जो हमने आपको बता दिया मीसोडर्मा, ये बच्चों की बात कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे वयस्क हैं तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इनका कार्यकाल जो है जीवन काल 120 दिन का होता है। अच्छा, अभियतन मतलब ऊंट में इसका अपवाद है। जो तिब्बत में लामा ऊंट पाए जाते हैं उनमें आरबीसी में अभयतल नहीं पाए जाते, ये इसका अपवाद है। मतलब हम सब में तो अभयतल पाए जाते हैं लेकिन ऊंट में नहीं पाया जाता।
तो हमने आपको ये बता दिया कि जब भी हम आपसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे हम आपको उस टॉपिक में कवर कराई देंगे, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ पर आपके लिए थोड़ा याद हो सके। जैसे डीएनए का हमने आपको बता दिया, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की खोज जो है वाटसन और क्रिक ने, मतलब डीएनए का जो द्विसंरचना डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था, इसीलिए इनको एक नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं हम आगे, अब देखते हैं हम विटामिन बी 12 क्या है भैया। विटामिन बी 12 के बारे में, तो विटामिन बी 12 आप सभी को मालूम है कि साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम होगा, और रक्त की कमी एनीमिया नामक रोग होगा, और एकमात्र ऐसा विटामिन होगा जिसमें कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है, जिसमें कोबाल्ट नामक क्या होती है, मेटल पाई जाती है। ये हम आपको इतना बता सकते हैं। क्या कहा हमने, विटामिन बी 12 हमने आपको बताया, इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन इसका जो रासायनिक नाम है। इसकी कमी से मतलब विटामिन बी 12 की जो कमी से भैया एनीमिया मतलब रक्त की कमी, एनीमिया अर्थात रक्त की कमी, एनीमिया अर्थात रक्त की कमी। तो ये हमने आपको बता ही दिया। अब इसके स्रोत में क्या कर सकते हैं आप, इसके स्रोत में आप चना गुड़, पालक गुड़ है, चना है, हरी पत्ती है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, या हरी पत्तेदार सब्जियां भी कह सकते हैं, या फिर आप चाहो तो भाजी का उपयोग कर सकते हो, जैसे कि पालक की भाजी है, मेथी की भाजी है, पत्ता गोभी है। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण जो है पालक की भाजी है, क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या, आयरन। और एनीमिया मतलब जो रक्त की जो कमी है, वो एनीमिया माने जो रक्त की जो कमी है, लोहे की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारे ब्लड में जो कुल मिला के कमजोरी कहते हैं वो हमारी रहती है हीमोग्लोबिन रहती है, और एच भी जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये जो आपको हमने बताया गुड़, चना, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब चीजें खाओगे तो आपको एनीमिया नामक रोग नहीं होगा। और रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन, एकमात्र ऐसा विटामिन बी 12 है जिसमें कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है, अर्थात मेटल पाई जाती है, कोबाल्ट नामक मेटल पाई जाती है। तो एक इसीलिए ये क्वेश्चन भी इसीलिए ये टॉपिक के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एकमात्र विटामिन कौन सा है जिसमें क्या पाई जाती है, मेटल पाई जाती है। एकमात्र विटामिन है जिसमें मेटल पाई जाती है, और उस मेटल का नाम है कोबाल्ट। याद रखिएगा, ये एग्जामिनर आपसे ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, एक बार और हम आपको बता दे रहे हैं, हम आपको एक बार और रिवाइज इतना ही नॉर्मल करा दे रहे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाएगा। याद रखिएगा, हमने आपको नॉर्मल आपको जो हमने समझाया है, आपका क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि विटामिन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और विटामिन के बारे में विस्तार से समझाइए। या आपसे पूछा जा सकता है और वन लाइनर फैक्टर में, या आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बताइए कि निम्नलिखित में से या विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है, या बेरी नामक जो रोग है किसकी कमी से होता है। या ये पूछा जा सकता है कि जो थायमीन जो रासायनिक नाम है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ये सब चीजें हमें जब तक कि आप कंटिन्यू नहीं पढ़ोगे तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए हमें कंटिन्यू पढ़ना है। कम से कम आप डेली लिख के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट मिल पाएगा। तो हम यहाँ पे बता देते हैं विटामिन में हमने आपको सबसे पहले बताया था कि ये
हमें ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते, लेकिन यह केवल और केवल उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं, केवल और केवल उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं। फिर हमने उसके बाद में आपको बताया था कि विटामिन को हम वृद्धि मतलब ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं, वृद्धि तत्व भी कहते हैं। फिर हमने आपको हमें बताया था घुलनशीलता के आधार पर विटामिन आपको दो प्रकार को देखने को मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा जल में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन बी और सी हो जाएंगे, और फिर वसा में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन आपको ए डी ई के, जिसको हम बोलते थे कीड़ा, ये हमने आपको इतना बताया था। और जो जल में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन थे बी1 से लेकर के बी12, इसीलिए हम इसको पूरे के पूरे विटामिन बी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं पूरा का पूरा जो विटामिन है बी वाला, ये जल में घुलनशील होता है, लेकिन लिपोइक अम्ल ऐसा भाग होता है, लिपोइक अम्ल ऐसा होता है जो जल में घुलनशील नहीं होता है। तो ये अपवाद आपसे जरूर पूछा जाएगा, और ना भी पूछा जाए, लेकिन यदि आप बायो के स्टूडेंट हो, लेकिन आप यदि 10th के स्टूडेंट हो और आप साइंस आप पढ़ रहे हो, साइंस से कोई ना कोई कोर्स कर रहे हो, साइंस से कोई ना कोई आप कोर्स कर रहे हो, तो ये चीजें आपसे जरूर आना चाहिए। ये देखिए आप कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको हो सकता है कि आगे आपके एग्जाम में काम आएंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर ऑफ होती है, बस आप इसी प्रकार से बने रहिए।